तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट प्रॉपर्टीज जो आपने स्टडी की थी वो थी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब हम आगे कर रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है उनके मेटेलिक नेचर पे। मेटेलिक नेचर का मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है NS और N-1 के अंदर, N-1D के अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है जी। एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी सब शेल। तो आप ऐसा देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, तो वैसे वैसे डी के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। स्कैंडियम के पास 1, टाइटेनियम के पास 2, सोन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे अप टू क्रोमियम, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आप ये ग्राफ दे सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इनके पास डी सब शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दे आर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड बनाए क्यों जाते हैं? मेटालिक बॉन्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबलाइज हो सके, क्योंकि वो बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी लूज करेगा। यही रीजन है आपके मैंगनीज का। आप देखिए मैंगनीज में डिप आया है इन द मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्रोमियम। हालांकि आउटर मोस्ट शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे नीड नॉट टू मेक अ मेटालिक बॉन्ड्स। तो इसका मतलब इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग in a metallic bonding, hence they do not play an important role for a melting point. तो मैंगनीज एंड टेक्टेनियम ये नेक्स्ट पीरियड का मेंबर है, 5th पीरियड का। सो बोथ हैज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट एज शोन इन द डायग्राम बिकॉज दे हैव हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने शुरू होंगे, ठीक है ना। तो D6 के पास अगेन आप कवर करोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D7 के पास 3 है, 2 है, यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 0-0 हो जाएंगे। तो अगेन जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जिंक, कैडमियम और मरकरी का दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड स्टेबल डी सब शेल। सो दिस इज वेरी इजी टू लर्न। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब शेल पे, और जितने ज्यादा डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बनेगा। एक्सेप्शन में आप याद करेंगे मैंगनीज और टेक्टेनियम, इनका डिप इसलिए है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। सो जैसा अभी आपको बताया मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं NS और N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। दोबारा सुन लीजिए, NS और N-1 के D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरुआत में इंक्रीज हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो D के शुरुआत में इंक्रीज होंगे, तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो शुरुआत में इंक्रीज होगा। आफ्टर ग्रुप 7 के बाद यहाँ पे अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो मेटालिक कैरेक्टर या नेचर डिक्रीजेस आफ्टर ग्रुप 7, ठीक है। तो ग्रुप 7 के बाद ऐसा होगा क्योंकि N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको मेटालिक बॉन्ड तोड़ के अपने एलिमेंट को एटॉमिक स्टेट में लेके आना है, ठीक है, यानी कि उसके बाकी सारे एटम्स को हटा के आपने अकेले एटम को बाहर निकालना है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर, और बेटर टू से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड ऑफ योर एन एटम टू मेक इट ऑफ एन एलिमेंट टू मेक इट एटम। समझ आया? एलिमेंट स्टेट में जब अवेलेबल है तो उसके मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ के उसको बाहर निकालना है, एटम बनाना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी फिर मेटालिक बॉन्ड पे, है ना। तो जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होना चाहिए। सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मेटालिक कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 6, दिस इज एक्सपेक्टेड टर्म।
उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज होनी चाहिए। बट इन एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हैज सर्टेन इरेगुलरिटीज, सर्टेन इरेगुलरिटीज। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। इनकी जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड में वो अलग अलग होगा, किसी का FCC है, किसी का HCP है, तो उसके हिसाब से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हैज सर्टेन इरेगुलरिटीज। सो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी। तो अब आप सबको ये याद होगा कि साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि उतना इजी हो जाता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो अब जैसा ये आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। बट यहां पे प्रॉब्लम आती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ग्रुप 4 के मुकाबले ग्रुप 5 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है, लेकिन ग्रुप 6 की बोले तो लेंथेनम के बाद कौन आता है पुत्र? हैफनियम से मरकरी तक। ठीक है, उनके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि 4f ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से उनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता था। सो लिखा है मैंने डाउन द ग्रुप ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 72 to 80 यानी कि हैफनियम से मरकरी they have more ionization enthalpy as compared to the element present in the above period। इनसे ऊपर जो है उनके मुकाबले इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। होना कम चाहिए था पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज्यादा है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम हुआ, तो सर सेम होनी चाहिए थी। बट भैया जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है। सो एज द साइज इज सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। समझ आया पुत्र? और एक एक्सेप्शन है ग्रुप 11 और ग्रुप 12 में। तो ग्रुप 11 के मेंबर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यानी कि जिंक के मुकाबले कैडमियम का साइज बढ़ जाएगा, तो यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। कैडमियम के मुकाबले मरकरी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैडमियम से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मरकरी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी धीरे 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 करके इंक्रीज होते होते इतनी हो जाती है कि उसकी जिंक से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये मजाक कैसे हुआ, इसको आप मजाक से याद करें। मजाक MAZAK, MA फॉर मरकरी, ZA फॉर जिंक, K फॉर कैडमियम। जस्ट हमने यूज किया है, एक निमोनी बनाई है ना, टीचर्स ने बनाई हुई है, हमने उनकी यूज करी। तो मरकरी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक, एज कंपेयर टू कैडमियम। क्लियर हो गया पुत्र? मरकरी का सबसे ज्यादा, फिर जिंक का, फिर कैडमियम का। ठीक है, सेम ट्रेंड इधर फॉलो करेगा तो गोल्ड का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर कॉपर और फिर सिल्वर का। एक क्वेश्चन ये बनता है पुत्र कि निकल 2 पॉजिटिव और प्लेटिनियम 2 पॉजिटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन है? निकल 2 पॉजिटिव। इसका रीजन है निकल 2 पॉजिटिव की जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि सम ऑफ 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर एक और निकालेंगे, तो जो सम ऑफ 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी है निकल 2 पॉजिटिव के केस में वो कम होती है एज कंपेयर टू प्लेटिनियम। लेकिन अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4, तो उस केस के अंदर प्लेटिनियम की 4 सम ऑफ 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू निकल 4 पॉजिटिव है। तो जिसकी वजह से प्लेटिनियम के 4 पॉजिटिव स्टेट वाला, प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं और निकल के 2 पॉजिटिव वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है CBSE के हिसाब से। तो मतलब नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप सब जानते हो, दे आर यूज्ड इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसी। तो यानी कि इनकी वैलेंसी वेरिएबल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। उसका रीजन है क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के अंदर NS और N-1D के अनपेड इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? NS के और N-1D के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, सपोज आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो इसके पास है 4s2 3d6, तो 4s2 पुत्र और 3d6 देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर ये सिर्फ आयरन अपने 4s के इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो करेगा।
अगर दो 4s के और एक 3d का यूज करेगा तो 3, दो इसके और एक इसका तो +4, +5 और +6। इस तरह से आयरन अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया पुत्र? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो ऐसा इसलिए क्योंकि ns और n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, तो इसलिए वो सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हाउएवर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इज +2 और वो +2 जाएंगे किसमें से? आते भी पहले s में हैं और जाते भी पहले s से हैं, ये याद रखिएगा। बट स्कैंडियम एक एक्सेप्शन है विच हैज +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए जाता है बाय ऑस्मियम एंड रुथेनियम दैट इज +8। आप बना के देख सकते हैं इसी तरीके से जो आपको दिखाया गया है। अब स्कैंडियम और +2 और +3 में ज्यादा स्टेबल क्यों है? वो इजीली आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का मतलब एटॉमिक नंबर 21, 4s2 3d1, तो 2 का मतलब 4s2 गया, 3d में 1 रह गया। यहाँ पे 3 का मतलब 4s में भी गया, 3d में गया, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो स्टेबल कौन हो गया जी? आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। इसी तरह आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर ज्यादा स्टेबल होगा। अगेन कौन? आयरन 3 पॉजिटिव। क्यों सर? दे हैव हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज वन एंड देयर इज 2 एक्सेप्शन फॉर कॉपर एंड क्रोमियम। कॉपर का आपके सामने मैंने रखा है। अगर कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव में देखेंगे तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो लगता है कॉपर 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। बट इन एक्वस स्टेट copper 2 positive is more stable because copper 2 positive has very high enthalpy of hydration। यानी कि enthalpy of hydration हाई होने की वजह से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव को घेर लेते हैं टू मेक इट मोर स्टेबल। इसी तरह से अगर हम एक और एक्सेप्शन की बात करें, सो क्रोमियम 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव में लगता ऐसा है कि आपका क्रोमियम 2 पॉजिटिव शायद ज्यादा स्टेबल होगा, बट क्रोमियम 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3d3, यहाँ पे 3d4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? क्रोमियम अगेन एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम। ठीक है जी? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d 4s1 3d5, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव मतलब 4s0 3d4 हो गया। यहाँ पे आर्गन 4s0 3d3 हो गया। अब यहाँ पे 3d3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन है क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होता है पुत्र, ये होते हैं T2G में। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं T2G में, जो कि आपको और अच्छे से समझाया जाएगा इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब डी ब्लॉक बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो उस समय वहां पे एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। यानी कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये पांचों सेम एनर्जी वाले नहीं रहते हैं। जब लिगेंड इनको अप्रोच करते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू द 2 बैंड्स। ठीक है? वो हम डिटेल में करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।